दोस्तों नमस्कार। केजरीवाल साहब को ईडी का चौथा सम्मन मिल गया है। अब सवाल इस बात का है कि क्या केजरीवाल साहब इस बार भी जाएंगे या नहीं। आदत के मुताबिक लगता है कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन अब ईडी को थोड़ी सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। आज मैं आपके सामने 3 ऐसे कानून पेश करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आने वाले दिनों में ईडी क्या करने वाला है। सबसे पहले जिस बात की हम चर्चा करेंगे वो 30 अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। उसको हम समझेंगे कि क्यों ये महीना और चौथा सम्मन बहुत जरूरी हो गया है, और इसके बाद भी अगर केजरीवाल साहब नहीं जाते तो ईडी खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेगा। इसलिए ईडी को अपनी तरफ से कोई ना कोई तो कदम उठाने ही होंगे। दूसरा, पीएमएलए एक्ट जो है, कानून है, वो क्या कहता है। अगर केजरीवाल साहब जो लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं उसमें पीएमएलए एक्ट क्या बोलता है, क्या चिट्ठियों का जवाब देना जरूरी है, जैसा बार बार केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट, अगर इन बातों का केजरीवाल इग्नोर करते हैं तो उसके बाद कौन सी धाराएं और किस कानून में लगेंगी, इंडियन पिनल कोड में कौन सी धाराएं केजरीवाल पे लगेंगी, इसकी मैं व्याख्या करूंगा। उसके बाद अगर अब केजरीवाल को अगर अरेस्ट करना हुआ तो कौन से कानून ईडी को सहयोग देंगे, क्या कोर्ट उसमें इंटरफियर करेगा, क्या केजरीवाल साहब जाके स्टे ले सकते हैं, इन बातों की भी चर्चा आज हम करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज 6-7 मुद्दे जो एक साथ जुड़े हुए हैं, आज हम उनकी एक होलिस्टिक चर्चा करेंगे, ताकि जो अगली सुनवाई है, जो अगला सम्मन है जिस पे केजरीवाल को बुलाया गया है, अगर वो नहीं गए तो ईडी के पास फिर क्या रास्ते बचते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि कितनी बार सम्मन इशू हो सकता है, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है। हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन दिया गया, वो नहीं आए, लेकिन केजरीवाल साहब और हेमंत सोरेन के मुद्दे में थोड़ा सा फर्क है। केजरीवाल जो मुद्दा चल रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया को अभी जेल हुई है, अभी उनको बेल नहीं मिल पा रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि आपको 3 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी और इस केस को 6 से 8 महीने में खत्म करना होगा। अब आज हम जिस तारीख पे बैठे हैं, अगर आप देखें तो 14 दिसंबर को जब रिव्यू पिटीशन गया था मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के खारिज कर दिया था उनकी बेल एप्लीकेशन को कि अभी कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जो 30 अक्टूबर का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जो ऑर्डर है, वो मान्य होगा। और उसमें मनीष सिसोदिया की बेल खारिज हुई थी। नवंबर जा चुका, दिसंबर जा चुका, जनवरी आधा जा चुका। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत तेजी से 26 जनवरी और बाकी त्योहारों के कारण जनवरी भी ऑलमोस्ट निकल गया। तो 3 महीने निकल चुके। अभी भी मुझे नहीं लगता कि जब तक अरविंद केजरीवाल से कोई पूछताछ होगी तो ईडी कोई डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट को दिखा पाएगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ईडी डेवलपमेंट नहीं दिखा पाती है तो यह भी संभावना है कि फिर मनीष सिसोदिया को बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़े। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि अब ईडी रफ्तार बढ़ाए और ठोस कार्रवाई करे, नहीं तो यह पूरा केस ईडी के हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 30 अक्टूबर को, वो लाइन में आपके सामने पढ़ देता हूं। Legal questions have been answered in a limited way. In the analysis, there are certain aspects that we have said are doubtful, but one aspect regarding the transfer of money, rupees 338 crore, is tentatively established. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहुत सारे अभी लीगल मुद्दे ऐसे हैं जिस पे अभी हमारे पास पूरे सबूत सामने नहीं रखे गए हैं, तो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 338 करोड़ रुपए का घपला हुआ है, ये बात साबित होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वी हैव देयरफॉर डिसमिस्ड द एप्लीकेशन फॉर बेल। तो जजेस ने यह कहा कि इसी आधार पे, क्योंकि घपला हुआ है 338 करोड़ सामने दिख रहा है, इसलिए हम बेल को डिनाई करते हैं।
We are dismissing the application for bail, but we have made one pointed observation, which is that they have assured that trial will be concluded within 6 to 8 months. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह बोला था कि हम 3 से 8 महीने के अंदर ये जो पूरी कार्रवाई है इसको खत्म कर देंगे. सो विद इन 3 months, इफ द ट्रायल प्रोसीड स्लोपी और स्लोली, ही इज एंटाइटल्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर बेल. तो अगर 6 महीने में केस खत्म होना है, 3 महीने में अगर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, तो मनीष सिसोदिया बेल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं. दोस्तों, अब सवाल ये है कि ईडी ने आगे क्या कदम उठाना है. मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया, अरेस्ट किया गया. अब सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया के अगला कदम कौन. मनीष सिसोदिया रिपोर्ट करते थे केजरीवाल को, क्योंकि वो मंत्री थे और केजरीवाल मुख्यमंत्री. अब जब तक मुख्यमंत्री से पूछताछ नहीं होगी तो मंत्री ने जो कहा उसको आप क्रॉस वेरीफाई कैसे करें. इसीलिए मुख्यमंत्री से पूछताछ जरूरी है, और मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल. केजरीवाल साहब ईडी के सामने जाना नहीं चाह रहे. इसका मतलब यह है कि पूरी न्याय प्रक्रिया में अगर कोई बाधा डाल रहा है तो वो बाधा डाल रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री. कानून में अगर आप ये देखें, जो पीएमएलए एक्ट है, पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 50, उसमें यह साफ कहा गया है कि अगर किसी को बुलाया जाता है, मैं आपके सामने वो सेक्शन भी पढ़ देता हूं पूरे कानून के हिसाब से. सेक्शन 50 बोलता है, पावर्स ऑफ अथॉरिटी रिगार्डिंग समन, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड टू गिव एविडेंस. अब पावर ऑफ अथॉरिटीज रिगार्डिंग समन, और उनमें ये उस सेक्शन में सेक्शन 50(3) में यह कहा गया है, all the persons so summoned shall be bound to attend in person or through authorized agent as such officer may direct. आप आएंगे या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से आप अपीयर होंगे, ये डिसाइड करेगा ईडी. ये केजरीवाल डिसाइड नहीं करेंगे, पहली बात. दूसरा, and shall be bound to state the truth upon any subject respecting which they are examining or make statement and produce such document as may be required. तो ये कहा गया है कि आप अपनी जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं, जो सच है वो आप बताइए. इसका मतलब ये है कि ईडी ने कुछ सवाल तैयार कर रखे हैं. कौन कौन से सवाल हैं, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आपको समझ रहेगा कि किस तरह के सवाल ईडी पूछ सकती है. उसके अलावा अगर केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाता हूं, पहली बात तो ये इस पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं लिखा है कि कितनी बार समन इश्यू होगा. इसका मतलब एक बार भी अगर आप नहीं जाते हैं तो आपने गैर कानूनी काम कर लिया, वो अपने आप में एक ऑफेंस है. और अगर आप बार बार नहीं जाते हैं और केजरीवाल साहब को एक चौथा सम्मन भेजा जा रहा है, तो ये ईडी को भी जवाब देना पड़ेगा कि इतनी रियायत क्यों बरती जा रही है. हाँ, आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि चुनावी दौरा था, विपासना था, वगैरह वगैरह, उनका प्री शेड्यूल्ड प्रोग्राम था एज ए पॉलिटिकल लीडर. लेकिन अब 18 तारीख को जो चौथा सम्मन है, अभी तक केजरीवाल ने नहीं बताया है कि वो कहाँ गायब हो जाएंगे, उस दिन जाएंगे या नहीं जाएंगे. अब उस स्थिति में 2 इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट हैं, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा. उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. लेकिन जब भी सम्मन जाता था तो केजरीवाल साहब एक बात बार बार बोलते थे कि मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुझे बता नहीं रहे हैं कि आपने मेरे को किस आधार पे बुलाया है. पीएमएलए का कानून ये बोलता है, जैसा केजरीवाल ने कहा कि आपका जो नोटिस है वो फर्जी है, वो बेकार है, मैं उसको नहीं मानता, वो गैर कानूनी. ये केजरीवाल ने बार बार ये कहा कि आपका जो सम्मन है ये गलत है, ये गैर कानूनी है, इसलिए मैं आपके सामने अपीयर नहीं होऊंगा. लेकिन पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 68 क्या बोलता है, उसको भी थोड़ा समझना जरूरी है. नोटिस एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स. नो नोटिस, समन, ऑर्डर, डॉक्यूमेंट और अदर प्रोसीडिंग्स फर्निश्ड और made or issued or taken or purported to be the furnished or made or issued or taken in pursuance of any provisions of this act shall be invalid or shall be deemed to be invalid merely by reason of any mistake, defect or omission in such notice, summons, order, document or other proceedings
if such notice, summons, order, document or other proceedings is in substance and effect in conformity with the accordance or according to the intent and purpose of this act. कहने का मतलब यह है कि जो खामियां केजरीवाल साहब सम्मन में निकाल रहे थे वो खामियां निकाल सकते हैं, लेकिन कानून की नजर में वो डिफेक्टिव नहीं है, वो इनवैलिड नहीं है। तो अगर केजरीवाल साहब जाके बार बार ये बोलते रहें कि ये इनवैलिड है, इस बात का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कानून इस बात की इजाजत केजरीवाल को नहीं देता कि आप खुद अपना इंटरप्रिटेशन करें और ये कह दें कि ये इनवैलिड है इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही गलत बात हो रही है। मतलब पहली बार सम्मन पे ना जाना वो ऑफेंस, और ईडी के सम्मन को गलत बताना ये दूसरा ऑफेंस। तो एक गलती के बाद दूसरी गलती लगातार केजरीवाल साहब करते जा रहे हैं। अब पीएमएलए एक्ट क्या बोलता है, ईडी के पास क्या पावर है अगर केजरीवाल साहब इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू गिव इंफॉर्मेशन। अब अगर केजरीवाल साहब नहीं जाते हैं, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन पीएमएलए कानून के तहत ईडी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ये कहा गया है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2, अ पर्सन हु इंटेंशनली डिसोबे एनी डायरेक्शन। अब आपको डायरेक्शन दिया गया है कि आप आए, लेकिन आप इंटेंशनली डिसोबे कर रहे हैं। डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 50, जिसके तहत केजरीवाल को सम्मन इशू किया गया है, सेक्शन 50, shall also be liable to be proceeded against under section 174 of IPC। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं, काम में व्यवधान डालते हैं, तो आईपीसी की धारा आपके ऊपर लागू होगी। अब आईपीसी की धारा क्या बोलती है, एक बार हम उसको भी समझ लेते हैं। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अगर आपको बुलाया जाता है और आप गैर हाजिर होते हैं, आदेश नहीं मानते हैं, तो आप पे कार्रवाई होगी। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना, आदेश और उद्घोषणा के पालन में, जैसे कि लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान एवं समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध हुए, उस स्थान और समय को हाजिर होने पर साक्ष्य लोप करेगा और उस स्थान जहां हाजिर होने के लिए कहा गया है उस समय से पूर्व चला जाएगा, तो वो उसको सही माना जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो आपको 1 साल की सजा हो सकती है, 1 महीने की सजा हो सकती है फॉर नॉन कोऑपरेशन। If someone's notice orders is to attend in person or by agent in the court of justice with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or fine or both। तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करते हैं और आपको स्पेसिफिकली बुलाया जाता है, तो आईपीसी की धारा के तहत भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक और अपराध केजरीवाल साहब के खाते में जुड़ जाएगा अगर सिर्फ इसी बात पे उनको अरेस्ट कर लिया जाए कि आप सम्मन में उपस्थित नहीं हुए। बाकी इन्वेस्टिगेशन तो अलग बात है, लेकिन आपका उपस्थित होना भी एक कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मान लीजिए केजरीवाल साहब ना उपस्थित होते हैं, ना कोऑपरेट करते हैं, आईपीसी में तो बहुत सीधी सी बात है कि आपको पकड़ के 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता है। पीएमएलए कानून के सेक्शन 65 में यह कहा गया है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 टू अप्लाई। क्योंकि जो पीएमएलए का कानून है, जो सिसोदिया भी हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत, क्रिमिनल जिसको हम कह सकते हैं एक्ट के कारण जेल में है। तो पीएमएलए का कानून ये कहता है, द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी shall apply insofar they are not inconsistent with the provisions of act to arrest, search, seize, attach, confiscate, investigation, prosecution and all other proceedings under this act। इसका मतलब यह है कि ईडी के पास जो सीआरपीसी का कानून है, अगर वो मैं आपको दिखाऊं, तो सीआरपीसी कानून के तहत
पूर्ण रूप से अधिकार मिले हुए हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें क्या प्रावधान है सीआरपीसी के लिए? केजरीवाल साहब के पास दो ऑप्शन है। या तो केजरीवाल साहब बॉन्ड भर दें एज पर सेक्शन 89, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। पहली बात तो आप एक अपीयरेंस का बॉन्ड दे सकते हैं कि मैं इस तारीख को आपको मिल लूंगा क्योंकि मैं अभी बाहर हूं, नहीं आ पा रहा हूं, व्हाटएवर। When any person for whose appearance or arrest of officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such court or courts to which the case have been transferred for trial. अगर आपको पीएमएलए ने बुलाया है, सीआरपीसी के प्रोविजंस आप पे लागू होंगे क्योंकि कानून ये बोलता है, तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा। एनी पर्सन हु इज बाउंड by any bond taken under the court to appear before the court does not appear, then person can be arrested and produced. तो कानून ये बोलता है। अब यहां पे पूरी कार्रवाई कौन कर रहा है? पीएमएलए का अपना जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। सिविल कोर्ट अलग है, पीएमएलए के कोर्ट्स अलग है। सेक्शन 87 क्या बोलता है? इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। अभी तक पीएमएलए ने समन इशू किए, लेकिन अगर सीआरपीसी की धारा को देखा जाए तो चाहे वो पीएमएलए कोर्ट चाहे तो केजरीवाल के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू कर सकता है समन के साथ साथ। तो केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। A court may, in any case in which it is empowered by this court to issue a summon for the appearance of any person, issue, after recording its reasons in writing, a warrant for his arrest. If either before the issue of such summon or after the issue of same, but before the time fixed for his appearance, the court sees reason to believe that he has absconded or will not obey the summons. अगर ये लगता है ईडी को कि ये बाप चौथे समन के दिन भी नहीं आएंगे और ईडी जाके अगर पीएमएलए कोर्ट को कन्विंस कर लेती है तो वहां से वो उनके लिए अरेस्ट वारंट भी इशू करवा सकती हैं, इवन समन की डेट से पहले। ये प्रावधान सीआरपीसी में है। और if at such time he fails to appear, the summons is proved to have been duly served in time to admit or is appearing in accordance therewith and no reasonable excuse is offered for such failure. अभी तक तो इन्होंने कहा मैं विपासना में हूं, चलिए ईडी ने उसको मान लिया। आप चुनावी टूर पे गए, चलिए उसको भी मान लिया। आपने कहा कि साहब 19 तारीख तक राज्यसभा के चुनाव हैं, चलिए उनको भी मान लिया। अब आपने राज्यसभा में अपने नॉमिनेट कर दिए हैं, इसीलिए ईडी ने 18 तारीख को आपको डेट दे दी है। अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब लोकसभा के चुनाव है 6 महीने बाद, तो मैं कैसे आ जाऊं। कुल मिला के अब स्थिति दोस्तों ये है कि केजरीवाल को कोर्ट के सामने जाना होगा। मतलब ईडी ने अगर बुलाया है एज ए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, आपको जाना होगा। अब ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि साहब इसके अंदर डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, आपने मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। भाई जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, आपसे जानकारी नहीं ली जाएगी, तो कोई आपको कैसे मान लेगा कि आप एक्यूज्ड हैं। इस बात को हमें समझना होगा। और अगर मान लीजिए ये मुद्दा सिविल केस भी होता, अगर ये इतना गंभीर मुद्दा नहीं भी होता, तो सिविल केस के अंदर भी जो सेक्शन 32 है वो ये बोलता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। द कोर्ट में कंपेल, अगर अभी तक ये पूरा केस तो क्रिमिनल केस है, मैं सिविल केस को भी अगर मान लूं कि लीनियंट व्यू भी लिया जाए कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल डिसोबीडियंस है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। इसमें क्या गया है? कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू whom a summon has been issued under section so and so and for that purpose may issue a warrant for his arrest, attach or sell his property, impose a fine upon him and order him to furnish security for his appearance in default, committed him to the civil prison. कहने का मतलब ये है कि अब आप कानून से ज्यादा समय तक नहीं भाग सकते। 3 महीने ऑलमोस्ट होने वाले हैं।
अगर 30 जनवरी तक ईडी ने केजरीवाल से पूछताछ नहीं करी तो मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगी और मनीष सिसोदिया की बेल पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और हो सकता है बेल मिल जाए। तो जो पूरा काम अभी तक ईडी और सीबीआई ने किया है कि गुनाहगारों को सजा मिले, तो सब गुनहगार छूट जाएंगे। ये भारत में अपने आप में एक मजाक बन जाएगा। इससे ये पता लगेगा कि शायद कानून जो है वो गरीब और आम आदमियों के लिए है। जो लोग पॉलिटिकल क्लास है या पावर में है, कानून शायद उन तक इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है। ये पूरा का पूरा मुद्दा संगीन है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बहुत कुछ हलचलें होंगी। हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ और टेक्निकलिटीज हैं, आने वाले दिनों में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे भी आपको कभी कभी लिंक मिल जाएंगे जिसमें और अधिक जानकारी आपको मिल सकती है। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।